बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहल खाना की टैक्स मालूमात लीक होने का मामला है। वजीर खजाना इसहाक डार ने मालूमात गैर कानूनी और गैर जरूरी लीक होने का सख्त नोटिस ले लिया है। बिल्कुल, ये अहम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहल खाना की टैक्स मालूमात लीक होने का ये मामला, वजीर खजाना इसहाक डार ने मालूमात गैर कानूनी और गैर जरूरी लीक होने का सख्त नोटिस ले लिया है। ये अहम खबर है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहल खाना की टैक्स मालूमात लीक होने का ये मामला है। वजीर खजाना इसहाक डार ने मालूमात गैर कानूनी और गैर जरूरी लीक होने का नोटिस ले लिया है। बिल्कुल, नोटिस ये लिया गया है वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहल खाना की टैक्स मालूमात लीक होने का ये मामला, इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताएगा क्या तफसीलात सामने आ रही है इस हवाले से? देखिए, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहल खाना की टैक्स मालूमात के गैर कानूनी और गैर जरूरी लीक होने का सख्त नोटिस लिया है और वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि टैक्स मालूमात की मुकम्मल राजदारी की ये खिलाफवर्जी है जो कि कानून फराहम करता है। और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने वज़ीर आज़म के मामले खसूसी तारिक पाशा और से कहा है कि इस मामले की तहकीकात की जाए और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए और FBI के वो नामालूम अहदेदार जिनकी जानिब से ये संगीन कोताही सामने आई है और उनकी जिम्मेदारी का तयन किया जाए, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और वाज़ेह रहे एक वेबसाइट की जानिब से ये मालूमात शाया की गई थी जिसका वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने सख्ती से नोटिस किया है। टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी और FBI के डाटा की खिलाफ वर्जी की फौरी तहकीकात का फैसला किया गया है और अगले 24 घंटों में इसकी तहकीकात करके रिपोर्ट वज़ीर ख़ज़ाना को पेश करने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, शकील अहमद आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहल खाना की टैक्स मालूमात लीक होने का ये मामला है। वजीर खजाना इसहाक डार ने मालूमात गैर कानूनी और गैर जरूरी लीक होने का नोटिस ले लिया। वजीर खजाना की तारिक पाशा को फौरी तहकीकात की हिदायत कर दी। जिम्मेदारों का तयन करके 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करें, वजारत खजाना की ऐसी हिदायत है। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी के प्रोसेस का आगाज हो गया। 25 नवंबर तक अमल मुकम्मल हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्रुरी और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं समरी वजारत दिफा से 1-2 दिन में भिजवा दी जाएगी। सीनियर तरीन 5 या 6 नामों में से एक फाइनल किया जाएगा। आर्मी चीफ की तकर्रुरी के अमल पर कोई डेडलॉक नहीं। पाक फौज की लीडरशिप को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल जो है वो तकरीबन रोज़ाना हो रहा है और प्रोसेस जो है वो जो मीडिया पे इस वक्त चल रहा है वो उसकी तस्दीक कर लें। जी सर, समरी अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट नहीं आई। और सर ये कब तक आएगी? मेरा ख्याल है अगले 1-2 रोज़ में जो ना, मैंने परसों भी कहा था मीडिया को कि ये प्रोसेस जो है मंडे को स्टार्ट हो। जी सर, तो प्रोसेस जो है आप समझ लें कि एक किस्म का स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये हमें कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। समरी जब आएगी वहाँ से तो उसके साथ ही वज़ीर आएंगे। इस वक्त इम्कान कब तक है? मेरा ख्याल है कि आज क्या 21 है, 21 है ना। मेरा ख्याल है कल तक या मैक्सिमम 25 और कब तक कंप्लीट होगा? 25 तक जो है 25 कोई डेडलॉक नहीं है। कोई नामों के ऊपर कोई जब समरी आएगी तो फिर नामों के ऊपर जो है बहस तमलीस होगी या पूछा जाएगा। अफवाज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब लेंगे और उसके बाद जो फैसला होगा नामों का। इस वक्त जो है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ वज़ीर आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई। इसी अहम मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और समा के एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब। नदीम मलिक साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वजीर दिफा ने 2 टोक कह दिया है कि जो 5 या 6 नाम होंगे उन्हीं में से नाम फाइनल किया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, समरी में जो नाम आएंगे उसी में से नाम फाइनल होना है और वज़ीर आज़म चाहें तो और नामों की शमूलियत के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन अभी मसला ये है कि इनमें इत्तेफाक राय नजर ही नहीं आ रहा। अगर इत्तेफाक राय होता तो बात किसी जगह पे पहुंच जाती है। आज 21 तारीख है, 25 तक कह रहे हैं फाइनलाइज करेंगे, तो 25 तक फाइनलाइज करेंगे तो साथ बता रहे हैं कि अभी समरी आई नहीं है। तो क्लियरली इंडिकेशन है कि वो ऑल इज नॉट वेल। अभी तक इनके अंदर एक फाइनल कैंडिडेट के वाले से क्योंकि 2 तकर्रियां होनी है। एक होनी है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की और दूसरी तकर्री होनी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की।
तो 5 सीनियर मोस्ट आएंगे भी, तो उसमें से किसको लगाएंगे? चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की जगह, और किसको लगाएंगे? आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जगह। तो ये दोनों सवाल बड़े अहम है और ये फैसला दोनों का अभी करना है, ज्यादा टाइम इसके अंदर है नहीं है। तो लेट्स सी कि आप चीजें फाइनलाइज होती है, लेकिन मेरा तासुर यही है कि ये मामला भी इल्जाम का शिकार है, इसके अंदर क्लैरिटी मौजूद नहीं है। जी ठीक है। अच्छा नदीम साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अब जिस तरह से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा तौर पर बात की है और आर्मी चीफ की तकर्री के प्रोसेस के हवाले से उन्होंने कहा कि अब ये शुरू हो गया और 25 नवंबर तक मुकम्मल कंपाइल हो जाएगा, तो समरी मौसूल होने के बाद तैनाती का तरीक़ाकार क्या होता है सर? है जिस हुकूमत ने और हमने ग्रामीण टाइम से पहले जो चीफ सेक्रेटरी में पाकिस्तान के अपने वज़ारत दिफा के जरिए पूछ लेते हैं कि आपके जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं जिनको लाइन चलते हैं कि आप हमें लिस्ट भिजवा दें, डिपेंडिंग ऑन के एक प्रमोट होना या 2 प्रमोट होने। इस दफा तो 2 प्रमोट होने, जनरली इकट्ठे ही प्रमोट होते हैं, तो वो 4 या 5 नाम जो कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव वो आर्मी हेडक्वार्टर से चले जाते हैं, GHQ से वज़ारत दफा वो लिस्ट आगे भेज देती है। फिर वहाँ वो वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है, जिसको चाहें उनमें से जो सीनियरिटी में 1, 2, 3, 4, 5 जो भी लोग हैं उनको नॉमिनेट किसी को कर दें, या जिस तरह पिछले हुआ था पहले 5 ऑफिसर के नाम गए थे तो वज़ीर आज़म ने फिर कहा कि नहीं एक नाम और भेजिए, तो एक और नाम भी चला गया था। वो फिर इस्तेकाक सारा वज़ीर आज़म का है, उनको जिसको चाहे वो नॉमिनेट कर दें, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी भी और चीफ आर्मी साहब भी। लेकिन जिस वक्त हालत सही तो तमाशा बना के रख दिया हमने, खुदा के लिए बाइट गवर्नमेंट को भी मेरा ख्याल है कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है। ये भी अपने इत्तेहादियों से कभी किधर मशवरे कभी किधर मशवरे। अब लग यूँ रहा है कि पीस पार्टी एक चीफ चाह रही है, PML ने दूसरा चीफ चाह रही है, किसी और का और चीफ है। तो हमने जो सीनियर ऑफिसर लाइन है उनको ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि जब वो आएंगे तो उनके साथ एक काम खा के टैग लगा हुआ खुदा खास्ता कि ये तो जी जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा है कि नून लीग उसको फेवर कर रही थी, ये नून लीग का चीफ। भाई चीफ किसी का नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी का चीफ आपने बनाना है, जिन्होंने आर्मी संभालनी है। हुकूमत की इस तरह कहेगी उसी के मुताबिक जो कानून में दिया हुआ तरीक़ाकार है, तो पाकिस्तान आर्मी के होंगे, पाकिस्तान आर्मी के चीफ होंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, जो हुकूमत वक्त है उसका इनके मुताबिक साथ देंगे। इससे और ज्यादा हम चाहते क्या हैं, मुझे नहीं समझ आती क्यों हमने इसको इससे ज्यादा तमाशा बना के रखी है। ठीक है, आइन के मुताबिक ये होना चाहिए, बिल्कुल सही। नदीम मलिक साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी खबरदार कर चुके हैं कि सदर आरिफ अलवी के पास ये आखिरी मौका है, वहां से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब इसहाक डार की मुलाकात के बाद क्या अब ये मामला जो है वो खुश उसलूबी से निमट जाएगा आपके मुताबिक? मुझे मुश्किल अभी नजर आता है, क्योंकि बात ऐसी चैन गोइयां भी हो रही है कि मामला अदालत में जा सकते हैं। तो जो समरी आएगी, समरी के अंदर साथ एक वो रिकमेंडेशन भी आती है, डॉजियर कह लें कि GHQ साहब भेजता अपनी असेसमेंट भेजता कैंडिडेट के हवाले से। तो 4 या 5 जो नाम आएंगे सरकार तो वज़ीर आज़म के माजी में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मामला अदालतों की नजर, लेकिन अगर सदर साहब इसके ऊपर समरी के बैठे तो फिर ये इस तरह की कंट्रोवर्सी भी सामने आ सकती है। और जो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक के अपॉइंटमेंट के हवाले से वो आईनी इख्तियार है उनका, और शायद ये मामला जितना सीधा हमें नजर आता है उतना सीधा है नहीं है। तो इस दफा कुछ ऐसे तनाज़ात सामने आ सकते हैं जिसका खतरे का इजहार किया जा रहा है। आप जो इस्लामाबाद में वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, सीनियर लेवल पे गवर्नमेंट में हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, तो उनसे आप पूछें तो सब जगह पे कंफ्यूजन जरूर नजर आती है, जिससे नजर आता है कि अभी तक इस मामले के अंदर क्लैरिटी मौजूद नहीं है कि ये प्रोसेस के तहत 2 दिनों में अपॉइंटमेंट होनी है, ये 3 नाम है उसमें से एक हो जाएगा तो बस कोई इशू नहीं है। हर एक कहता है कि अच्छा ये नाम हुआ तो ये इशू हो जाएगा, ये नाम हुआ तो ये इशू हो जाएगा। तो इससे नजर आता है कि मामला सीधा साधा है नहीं। अभी जनरल गुलाम मुस्तफा जो कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ जिस पर लगाया जाएगा वो फौज का सब्जा होता है, ये बिल्कुल दुरुस्त आता है। आर्मी चीफ होता है, वो ना नवाज का बंदा होता है ना इमरान का बंदा होता है, उसमें आर्मी चीफ बनना है। जिसको भी लगाएंगे वो जिस दिन कुर्सी संभालेंगे, बैटन ऑफ कमांड जब उनके हाथ में आएगी तो उस वक्त वो आर्मी चीफ बन जाता है। माजी में इसकी सारी मिसालें हमारे पास मौजूद है, लेकिन बहरहाल हमारे जो सियासी रहनुमा है उससे कुछ सबक हासिल करने की कोशिश नहीं करते, अपनी पसंद के ऊपर ज्यादा जोर डालते हैं। हालांकि जो 3-4 सीनियर लिस्ट के ऊपर लोग मौजूद हैं, उनमें से किसी एक को जो मोस्ट सूटेबल उनकी जजमेंट के मुताबिक कमांड के लिए फिट है उनको बस तैनात कर देना चाहिए। उसमें पसंद का दखल बहुत कम होना चाहिए। उसमें सिर्फ ये देखना चाहिए
सबसे ज्यादा फिट उनकी नजर में कौन है, उनकी जजमेंट में कौन है, क्योंकि ये ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म का, तो उसे अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी है। इससे ज्यादा उसकी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे पसंद कौन सा, मेरा साथ कौन देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, बिल्कुल तलत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। तलत साहब, जैसा नदीम मलिक साहब ने कहा है कि मामला अदालत में जाने की जहमागोइयाँ की जा रही हैं, क्या एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? जी, अगर जाएगा तो बड़ी बदकिस्मती होगी, लेकिन कोई ऐसी अनहोनी बात भी नहीं आपको नजर आएगी। आपको याद होगा कि मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहा और वहां पर इसके ऊपर कितना तनाजा हुआ, समरीज आई, समरीज वापस गई, फिर बीच में एक अबूरी फेज आया जिसके अंदर कहा गया कि जब तक आपने कानून साजी नहीं की तो एक अबूरी आर्मी चीफ की कैफियत तारी रहेगी। तो कोर्ट के अंदर जाना कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन वो था एक्सटेंशन का मामला, ये है तैनाती का मामला। अगर ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बदकिस्मती से, तो वो एक बहुत ही भयानक प्रेसिडेंट होगी, क्योंकि जाहिर है सदर मुमलिकत का जो हतमी सिग्नेचर है उससे फैसले की सेहत पर असर नहीं पड़ता, लेकिन डिले हो सकता है। इस पर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में दो आरा पाई जाती हैं। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है, जो है इंटीरियर मिनिस्टर, कि सदर का सिग्नेचर जो है वो जरूरी नहीं है तैनाती के लिए, ये एक इंतजामी तैनाती है और इंतजामी तैनाती का हतमी इख्तियार जो है, जिसे नदीम मलिक साहब भी फरमा रहे थे, वो वजीर आजम का इख्तियार है। वजीर आजम जब इख्तियार अपना इस्तेमाल कर लेंगे तो मामला वहां पे खत्म हो जाएगा। जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उनका मानना ये है कि ये समरी गवर्नर की समरी की तरह है और ये जा सकती है सदर के पास और सदर उसके ऊपर 2 मरतबा तअत्तुल कर सकता है और जिसकी मुद्दत जो है वो 3 हफ्ते बनती है। तो शायद इसी वजह से सदर मुमलिकत से इसहाक डार साहब ने भी बात की और इसी वजह से फवाद चौधरी ने भी सदर मुमलिकत के ऊपर बड़े एतमाद का इजहार किया। लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि खामखा इस मामले को तूल नहीं दिया जाएगा और जो सीनियर लोग हैं उनमें से 2 तैनातियां होनी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी आना है और आर्मी चीफ ने भी आना है। बदकिस्मती से इस मामले को तवील कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट किया गया और अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क में लगता ही हुआ कि और कोई मसला है ही नहीं। सुबह से लेकर शाम तक बस यही होता रहता है कि फाइल चल के गई, नहीं पहुंची, सुबह कह रहे थे कि फाइल चल पड़ी, अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया अभी तक प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं पहुंचा। लेकिन मेरे ख्याल में इसके ऊपर मशावरत के बाद तय हो चुका है कि आर्मी चीफ बनना किसने है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनना किसने है। सिर्फ अब प्रोसीजर को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इस वक्त सिर्फ प्रोसीजर को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तलत हुसैन साहब आपका, नदीम मलिक साहब आपका और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब आप तीनों का बेहद शुक्रिया। इमरान खान ने 2 माह पहले सैलाब ज़दगान के लिए 15 अरब रुपए जमा करने का दावा किया, लेकिन अब तक सिर्फ 4 अरब 30 करोड़ रुपए ही जमा हो सके हैं। पीटीआई की सेनेटर सानिया निश्तर ने भांडा फोड़ दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। हमारी सिर्फ जो पैसा इकट्ठा हुआ जो आएगा, यानी जो उन्होंने अभी प्लेज किया है, वो 5.2 अरब रुपया है। दावे अरबों के मगर हकीकत बिल्कुल उलट। इमरान खान ने सैलाब ज़दगान के जख्मों पर मरहम रखने के लिए अरबों रुपए के फंड्स जमा करने की बातें की, मगर रकम गई कहां? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन की हालत जार सवालिया निशान बनी हुई है। हाली हुकूमत ने सैलाब दे साकू कोई शा इमदाद के नहीं दिता, ना साकू चेक दिते, ना कोई शा दिते, ना जहीं बना दिते। ना सारा एक कहीं पे वक्त गुजरने पे लेकर सियाल है, लेकिन कोई चेक कोई गाल सा को लेकर फिलहाल कोई नहीं मिला। 5, 5 और 3.5 यानी 13.5 अरब के फंड्स का हिसाब ना 3 में ना 13 में। सानिया निश्तर तो 5 अरब से आगे ना बढ़ सकी। बेसिकली 15 अरब जो हैं वो प्लेज हुए थे, उसमें से 4.3 अरब इस वक्त हमारे 3 बैंक अकाउंट्स में मौजूद हैं। $18 मिलियन की क्रेडिट कार्ड डोनेशंस फेल हुई हैं। हमने एक सेल बनाया हुआ है, वो लोगों की मुआवनत कर रहा है कि उनको असिस्ट किस तरह करें कि वो डोनेशंस भेजें। समंदर पार उसी अमेरिका में अकाउंट खोलने का कहा गया, जिस पर हुकूमत गिराने की साजिश का इल्जाम लगाया था। इसके बावजूद सैलाबी पानी से 2-2 हाथ करने वाले मुतासरीन के हाथ में 1 पाई तक न आई।
वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है इमरान खान को पूरी दुनिया अब किस नाम से जानती है सबको मालूम है। पीटीआई कारकुन परेशान है कि वो अपने चेयरमैन की किस बात पर यकीन करें। आला अदलिया को इमरान खान की गैर आईनी बात का फौरी नोटिस लेना चाहिए। साबिक वजीर आजम जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नाम खराब कर रहा है, जिसको लोग मारूफ क्रिकेटर के नाम से पूरी दुनिया जानती थी, आज उस शख्स को पूरी दुनिया एक घड़ी चोर के नाम से जानती है। लेकिन कोई शख्स इतना गिर सकता है कि खाना काबा की जहां पे तस्वीर नुमा हो उस चीज को बेचे। इस वक्त पीटीआई के वर्कर बेचारे सोच रहे होंगे, मासूम लोग, मासूम वो नौजवान जिनको उसने हमेशा गलत बातें सिखाई हैं, कि हम किसके पीछे पड़े हुए हैं और उसकी किस बात पे यकीन करें। मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और तमाम आला अदालतों से कि इसकी इस गैर आईनी बात का फिलफोर नोटिस लिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाने वाला तस्नीम हैदर खुद कत्ल केस का मफरूर मुल्ज़िम निकला। लंदन में लीगी रहनुमा नासिर भट्ट ने तस्नीम हैदर और दीगर के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम नसीर। लंदन में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ मीटिंग और कत्ल जैसे मंसूबे का दावा करके तहलका मचाने वाला तस्नीम हैदर खुद 21 अफराद के कत्ल केस का नामजद मुल्जिम निकला। मदीना सैयदा गुजरात के तस्नीम हैदर के खिलाफ 15 मई 2004 को थाना सदर गुजरात में दर्ज 21 अफराद के कत्ल केस में मुल्जिम नामजद किया गया और फिर तस्नीम हैदर शाह 21 अफराद के कत्ल केस में इश्तिहारी और मोस्ट वांटेड करार दिया गया। लंदन में नून लीग के रहनुमा नासिर भट्ट का कहना है कि तस्नीम हैदर नून लीग का तर्जुमान नहीं है। अगर ऐसा है तो सबूत दे। इनरेलीवेंट आदमी है, अगर वो उसकी कहता है ना मेरे पास प्रूफ है तो बता दे। ऐसी कोई बात नहीं, ना मेरे इल्म में और ना ऐसा हो सकता है कि वो मियां साहब से अकेले मिला हो। नासिर भट्ट ने तस्नीम हैदर और उसके साथ मौजूद लोगों के खिलाफ लंदन में केस करने का ऐलान भी किया है। ज़राए का कहना है कि तस्नीम हैदर अब पाकिस्तान वापस आने के लिए चौधरी बरादरान से मदद लेना चाहता है। आसिम नसीर, समा, लाहौर। सिंध हाई कोर्ट ने समाजी कारकुन और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान के कत्ल में उम्र कैद की सजाओं को खत्म कर दिया है। मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट में देखिए। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान की अपीलों पर 11 नवंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कराची की मुमताज समाजी कारकुन के कत्ल के 8 साल बाद 5 मुल्जिमान को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा पाने वालों में अब्दुल रहीम सवाती, इमरान सवाती, अमजद सवाती, अयाज सवाती और अहमद हुसैन शामिल थे। मगर सिंध हुकूमत ने करार दिया है कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ बराह रास्त कोई सबूत पेश नहीं कर सका। प्रोसिक्यूशन के पेश करदा शवाहिद सिर्फ मुल्जिमान को मशकूक बनाते हैं और शकूक व शुबहात मुल्जिमान को बरी करने के लिए काफी हैं। बरी होने वाले एक मुल्जिम अहमद हुसैन के वकील ने भी तस्लीम किया है, अगर कत्ल का वाहिद ऐनी शाहिद गवाह नादीदा दबाव की वजह से पीछे ना हटता और प्रोसिक्यूशन तफ्तीश ठीक कर लेता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इनिशियल डेज जो थे केस के, जो शुरुआत वाले दिन थे, उनमें सही तरह तफ्तीश होती तो शायद इसका कोई और नतीजा निकलता। और सबसे जो बड़ी वीकनेस थी प्रोसिक्यूशन के केस में वो ये थी कि जो कंप्लेनेंट था वलीदाद, जो ड्राइवर था मोहतरमा का, वो पेश नहीं हुआ ट्रायल कोर्ट में। उसने अपना बयान नहीं रिकॉर्ड करवाया। सिंध हाई कोर्ट ने सजाओं को कलअदम करार देते हुए कहा कि अगर मुल्जिमान किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 को औरंगी टाउन के इलाके पीराबाद में उस वक्त कत्ल किया गया था जब वो अपने ड्राइवर के साथ कार में सफर कर रही थीं। परवीन रहमान कराची की जमीनों पर कब्जे, मास्टर प्लान की तबाही और पानी की चोरी के मुनज़्ज़म धंधे के खिलाफ एक तवाना आवाज थी और ये सब करने पर उन्हें धमकियों का सामना था। इरफानुल हक, समा, कराची। और अब एक नजर आलमी खबरों पर।
इसराइली काबिज फोर्सेस ने फलस्तीन के जनीन कैंप में घरों पर धावा बोल दिया। झड़पों में एक फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस 2 रोजा दौरे पर फिलिपाइन पहुंची। दर्जनों अफराद का एहतजाज पुलिस ने महल की तरफ बढ़ने से रोक दिया। जंग, तनाज़ात और माहौलियाती तब्दीलियां, 100 मिलियन अफराद की जिंदगियों को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए महाजरीन कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आलमी महाजरीन के मसले पर मिलकर काम करना चाहिए। न्यूयॉर्क में सीजन का पहला और शदीद बर्फानी तूफान, कई इलाकों में 6 फीट बरस से निज़ाम जिंदगी मफलूज। हैम्बर्ग की गलियों से बर्फ हटाने का काम जारी है। 11 काउंटीज में ताहाल इमरजेंसी नाफिज है। रवां हफ्ते यकबस्ता हवाएं चलेंगी, खून जमा देने वाली सर्दी और धुंध होगी। बरतानिया के कई इलाकों के लिए येलो विंड, रेन और आइस वार्निंग जारी। नॉर्वे के आसमान पर गैर मामूली रोशनी का गोला, लोग परेशान, पुलिस को फोन घुमा दिया। नॉर्वेजियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कहा है शहाबियों के जो टुकड़े जमीन तक पहुंचते हैं उन्हें मेटेराइट्स कहते हैं। अभी आपको खबर दें, इंडोनेशिया के जजीरे जावा में 5.6 शिद्दत का जल्जला आया है। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 46 हो गई है, जबकि 700 जख्मी बताए जा रहे हैं। जल्जले से इमारतें लरज़ उठी, इमदादी कार्रवाइयां भी इस वक्त जारी हैं। आपको बताएं, इंडोनेशिया के जजीरे जावा में 5.6 शिद्दत का जल्जला आया है। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 46 हो गई है, 700 जख्मी है। जल्जले से इमारतें लरज़ उठी हैं, जबकि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ये खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में 5.6 शिद्दत का जल्जला, मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 46 हो गई, 700 जख्मी हैं। जल्जले से इमारतें भी लरज़ उठी, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वेलकम बैक। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां साबिक वफाकी वजीर फैसल बाउटा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो किरदार है, रात को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुस्लिम लीग नून के गुजार की, क्या ये वही लोग हैं? देखिए, मैं आपको फिर कहूँ कि बॉस आज का दिन वो हमारे लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए, आपका तो साथी भी रहा है। मैं अगर 10-12 साल जानता था तो आप लोग तो उसको 20 साल जानते। वो एक ईमानदार आदमी था। हम आज फोकस है, हम ये घटिया सियासत और घटिया मजाक और घटिया बयानात से दूर ही रहें तो बेहतर है। देखिए, मैं भी अरशद शरीफ साहब की वालदा का बेटा जैसा हूँ और मैं उस माँ की तकलीफ ना कम कर सकता हूँ, ना उस पर कोई रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ अरशद साहब का। उनको ये ज़रूर पता होगा कि मेरी अरशद साहब से बहुत प्यार की और बहुत अच्छी दोस्ती थी और भरोसा इतना था कि यहाँ से जाने तक और जाने से आगे पहुँचने तक मैं राब्ते में रहा। मेरे साथ बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई और शायद अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए शायद चुना था कि मैंने उस दिन जुर्रत की। उसको बहुत सारे एंगल दिए गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और हवा के ख़िलाफ़ खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है दुनिया में कहीं भी। उस वक्त मुझे बहुत सारे एंगल हुए, बहुत सारी बातें भी मैंने सुनी, लेकिन वक्तन अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। अल्लाह ताला मेरी बातों को राइट साबित कर रहा है और आप लोग भी जो आज यहाँ खड़े हैं अरशद शरीफ की हमदर्दी में, मैं इंपॉर्टेंट नहीं, अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट, इसलिए आप खड़े हैं और आप लोग भी उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं काफ़ी हद तक। बाय एंड लार्ज फैसल बाउटा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैं भी अरशद शरीफ की वालदा का बेटा जैसा हूँ। और आपको बताएं, 15 साल के अजहर को आज स्कूल में अपने दोस्तों और टीचर्स के दरमियान होना था, लेकिन कातिल डंपर ने मनो मट्टी तले पहुंचा दिया। 18 नवंबर को कराची के इलाके सुरजानी में पेश आने वाले वाक़े पर सब गमज़दा हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज कादरी। आप फिर से अर्श लरस गया, कैसे मासूम अजहर को डंपर कुचल गया। डंपर की टक्कर से जान भाग होने वाले नौजवान अजहर की नागहानी मौत पर स्कूल के प्रिंसिपल भी गमजदा हैं। अजहर जो है मेरे यहाँ तकरीबन 3 महीना पहले उनका एडमिशन हुआ। बहुत संजीदा और अच्छा पुरवकार बच्चा था। हम लोग उसकी कमी हमेशा महसूस करेंगे, बच्चे उसको याद करेंगे हमेशा। मरहूम अजहर के दोस्त कहते हैं कि हादसे से एक रात कबल ही फोन पर बात की थी। बहुत अच्छा दोस्त था। जुमरात को आखिरी बार बात हुई थी मेरी रात में।
बहुत दुख हुआ उसका। सेवन में हादसे का मामला, एनएचए और महकमा अनहार की गफलत सामने आ गई। दोनों महकमों की जानिब से निशानदेही होने के बावजूद कट बंद नहीं किया गया। हादसे से कबल एनएचए ने 29 सितंबर को महकमा अनहार 7 को लिखा था कि आपके महकमा अनहार ने इतला दिए बगैर सड़क पर गैर कानूनी कट लगाए, अब आप कट को अपने अखराजात पर बंद करें। एनएचए के खत के जवाब में महकमा अनहार के एक्सन ने 7 अक्टूबर को जवाबी खत लिखा कि शहरों को सैलाब से बचाने के लिए कट लगाने का फैसला किया गया, जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया था। हमारे पास फंड्स नहीं कि हम एनएचए का कट बंद कर सकें। बिल्कुल, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि सेवन में वैन हादसे का ये मामला है। एनएचए और महकमा अनहार की गफलत सामने आ गई। और सेवन हादसे के बाद जब लोग वीडियोस बना रहे थे तो एक पुलिस वाला लोगों की मदद को आया। मुबीन मल्ला ने पानी में कूद कर कई लोगों की जान बचाई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज अली। पानी में जब उतरा तो कंडीशन इंतहाई खराब थी, तो लोग जो इधर बैठे हुए थे, तकरीबन 300-400 बंदे इधर बैठे हुए थे किनारे पे, सारे ही वीडियोस बनाने में मसरूफ थे, लाइव चलाने में मसरूफ थे। मैं अंदर से ही उनको पुकार रहा था, भाई ऐसे नहीं करो, खुदा तरसी करो, ये भी किसी के बच्चे हैं। सेवन पुलिस का कांस्टेबल मुबीन मल्ला जो उस वक्त लोगों की मदद के लिए पानी में कूदा जब सब खड़े वीडियो बना रहे थे। मुबीन से जितनी मदद हो सकी वो करते रहे। मेरे एक ही ज़हन में बात थी, कुछ भी करना है, इन छोटे बच्चों को बचाना है, इन लेडीज़ को भी बचाना है। तो अल्लाह पाक ने मुझे जो हिम्मत दी, जो हौसला दिया कि अल्लाह पाक मुझे और भी हिम्मत देता तो मैं और भी जाने बचा सकता। मुबीन मल्ला 2013 से पुलिस में ड्यूटी दे रहे हैं। हादसे की इतला मिली तो वो अकेला ही अपनी मोटरसाइकिल पर मदद करने पहुंच गया। मुबीन करीब ही 1 किलोमीटर दूर ड्यूटी दे रहा था। कुछ देर बाद उसका एक और साथी मौके पर पहुंचा जिसने साथ मिलकर जाने बचाना शुरू की। मुबीन अंदर पानी में था, बोला भाई हिम्मत करो, बहुत अंदर बंदे फंसे हुए हैं। अरे एक शीशा है जो तोड़ नहीं रहा, दोनों इकट्ठे चलते हैं, इस शीशे को तोड़कर बंदे को निकाले। एक बच्चा था, वो 2 बच्ची थी, वो हमने निकाले। इस एहलकार की कोशिशों से हादसे में 13 अफराद जिंदा बच गए। रेस्क्यू टीमों से पहले पहुंचने वाला और बहादुरी की मिसाल कायम करने वाला मुबीन कहता है, काश वो चंद जाने और बचा लेता। तने तनहा कई जिंदगियां बचाने वाला मुबीन लोगों के लिए मिसाल बन गया है। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावड़, समा 7। क्या आपने डॉल्फिन्स देखी हैं? टीवी पर नहीं, असल में। अगर नहीं देखी तो फैसल करीम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां सिर्फ डॉल्फिन नहीं, सहरा, समंदर, जजीरे, परिंदे सब कुछ मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं। समंदर, जजीरा, सहरा, वल्लाह, कुदरत भी क्या क्या करिश्मे दिखाती है। परिंदे फिजा में रक्स करते हैं, डॉल्फिन पानी में छलांगे लगाती है। ये है डाम। जिला हब की तहसील विंदर का साहिली गांव। 10,000 की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर अफराद माहीगीरी से वाबस्ता है। खास तौर पे यहां के झींगे तो लाजवाब हैं। और फिर जैसे ही डाम की डॉल्फिन्स को पता लगा कि टीम नया दिन कैमरे समेत यहां आई है, तो फिर ऐसे ऐसे पोज दिए कि मजा ही आ गया। जिस कदर सयाहती पोटेंशियल इस छोटे से साहिली गांव में है, इसकी नजीर नहीं मिलती। ये हमारा अपना पाकिस्तान है और अपना डाम है विंदर से आगे। और मेरे आप देख सकते हैं सहरा ही सहरा में लेटा हुआ हूं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सहरा के बिल्कुल पीछे समंदर है। तो आइए और एंजॉय कीजिए सहरा एंड समंदर डाम के अंदर।
आफरीदी मुकम्मल फिट थे या नहीं, चेयरमैन पीसीबी और चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम के बयानात में तजाद सामने आ गया। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं शाहीन मुकम्मल फिट थे। रमीज राजा ने फाइनल से कबल कहा था शाहीन को वर्ल्ड कप खिलाकर चांस लिया है। शाहीन अफरीदी का देखें हमें चांस लेना था, क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हैं इतने बड़े इवेंट में, जब आपका एक सुपरस्टार 50% भी फिट है, आपको उसके साथ चांस लेना पड़ता। हमने जो पीछे मेहनत की है, शायद आपको इसका आइडिया नहीं है कि एक स्पेशल हमने फिजियो जो है वो इंग्लैंड से भिजवाया हुआ इस टीम के साथ, सिर्फ फ़खर और शाहीन के ऊपर, ताकि उनकी नी के ऊपर तवज्जो दे सकें। मैचेस आपके सामने हैं, जिस तरीके से वो वर्ल्ड कप में आया, ही वाज फुली फिट। अब ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे बैठ के हाफ फिट लड़का या किसी लड़के का हम जो कैरियर है उसको दाव पे लगा दें किसी भी मैच के लिए या किसी भी इवेंट के लिए। ऑब्वियसली बिल्कुल मैं इसको रद्द करता हूँ, इसको जो ये बात की जा रही है कि वो फिट नहीं थे या उनको जल्दी खिला दिया गया। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। फहीम अशरफ और सरफराज अहमद शामिल हैं। फवाद आलम, हसन अली और यासिर शाह को ड्रॉप कर दिया गया है। टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। मोहम्मद अली पहली बार स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। स्पिनर अबरार अहमद, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और वसीम जूनियर भी पहली बार टेस्ट मैच खेलेंगे। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा।